साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 2021 यूपीएससी की रिज़ल्ट आई है और इस यूपीएससी में 168 रैंक लाने वाले हैं गौरव पांडे जी, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनकी ये जो जर्नी रही है यूपीएससी की, शुरू से अंत तक जानने की कोशिश करूंगा, अब तक कैसी जर्नी रही है, इनकी स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश करूंगा, साथ में मैं जानने की कोशिश करूँगा इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और जो सर को आज ये कामयाबी मिली है इसमें किन किन का हाथ है, ये सारी चीज़ें बात करूँगा। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बहुत अच्छी कामयाबी आपको मिली है और 168 रैंक में भी यू विल गेट IPS, और जिसके लिए भगवान ने आपको बनाया है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि ये जो शुरुआत है यूपीएससी की जी, ये शुरुआत कब से की आपने? मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था अपना 2018 में, तो उसके पहले से ही मैं तैयारी कर रहा हूँ। कॉलेज के बाद से ही तैयारी करने लग गया मैं। और जैसा आपने पूछा कि कैसा लगा जब रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट जब आया तो उसके पहले मैं मतलब प्रीलिम्स अभी आने वाला है, तो वैसा कुछ पक्का लग नहीं रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा। बस यही प्रे कर रहे थे कि कोई भी रैंक मिल जाए। तो थोड़े पढ़ने की कोशिश कर रहा था इस प्रीलिम्स के लिए, लेकिन बिल्कुल पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई हो पा रही थी, क्योंकि एंग्जाइटी थी कि रिजल्ट आने वाला है। करेक्ट। तो मेरे दोस्त का एक फ़ोन आया, मेरा एक दोस्त है, उसका फ़ोन आया कि भाई तेरा हो गया है, चेक कर ले। तो फिर मैं तो मैंने तुरंत बोल दिया, लेकिन फिर भी ये किस टाइम पता चला कि मतलब आपने रिजल्ट देखा नहीं, दोस्त ने बताया आपको? बिल्कुल, मेरे दोस्त ने रिजल्ट देखा। अब तो नाम के साथ आने लगी PDF। हाँ। तो उसने तुरंत मेरा नाम सर्च कर लिया, अमित मेरा दोस्त है, तो उसने बताया मुझे। तो सो व्हाट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब फीलिंग कैसी थी आपको, कैसा लगा, और घर में क्या माहौल था सर? इस देखिए, मुझसे ज़्यादा शायद क्या यकीनन मुझसे ज़्यादा मेरे माता पिता और घर वाले चाहते थे। तो मैंने तुरंत जैसे ही रिज़ल्ट पता चला, मैं तो कुछ फील भी नहीं कर पाया, उससे पहले ही मैं नीचे गया और सबका पैर छुए, आशीर्वाद लिया और फैमिली में सबको बताया कि ऐसा आ गया। पापा ऑफिस में थे, तो पापा को फ़ोन करके बताया, फिर गाँव में फ़ोन करके बताया, और सब लोग बहुत खुश थे। तो बस वही सबकी खुशी देख के मुझे ज़्यादा खुशी हो रही थी। खुद तो मुझे इतना पता नहीं चल रहा है क्या फ़ील हो रहा है, अच्छा ही लग रहा है, लेकिन सबकी खुशी देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा एस्पिरेंट की, सर जो है आर्मी स्कूल में पढ़े हैं और एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, और कहीं ना कहीं एक अंदर से भावना थी, और फैमिली की तरफ से भी एक होता है कि डिफेंस में जाना है, आर्मी में जाना है, देश की सेवा करनी है। तो शायद भगवान ने इसीलिए सर को चुना है कि आप IPS बने और देश की सेवा करें। सर, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो रिज़ल्ट आई जी, इससे पहले आपने 4 अटेम्प्ट दिया था, राइट? इसको मिला के 4, इसको मिला के, तो इससे पहले 3 हो गया। तो इसमें कहाँ तक पहुँचे थे सर आप? सर, मेरा प्रीलिम्स तो 4 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। अच्छा, प्रीलिम्स 4 में? पहले अटेम्प्ट में मेंस 25 नंबर से रह गया था, दूसरे अटेम्प्ट में मेंस 2 नंबर से रह गया था। ओहो। तीसरे अटेम्प्ट में मेंस क्लियर हुआ था, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मेंस में, सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन इंटरव्यू में मेरे बहुत कम आए थे, 146 मार्क्स आए थे। तो इसलिए पिछले अटेम्प्ट में इंटरव्यू की वजह से रह गया। अच्छा। तो 2 बार मेंस दिया है, एक बार पिछली बार इंटरव्यू दिया था, इस बार प्री मेंस इंटरव्यू तीनों हो गया। तो अगर लास्ट टाइम की बात करें, मतलब इससे पहले जो आपको नाकामयाबी मिली, जिसको हम फेलियर भी कह सकते हैं, और इस बार कामयाबी, तो इसमें कैसा लगता है आपको, कहाँ पे चूक थी और किसको आपने रिकवर करने की कोशिश की, क्या आपने बदलाव किया अपनी स्ट्रेटेजी में जिसकी वजह से आपको इतने अच्छे रैंक आए? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं क्लियर हो पाया था, तो मेनली जो स्ट्रेटेजी चेंज की बात कर रहे हैं वो 3rd अटेम्प्ट में ही मैंने कर लिया था मेंस के लिए, कि मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरे ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरा इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल है, उसमें ज़्यादा नंबर मेरे आ ही नहीं रहे थे। तो मैंने फोकस करना शुरू किया GS पे, जनरल स्टडीज़ पे। तो मेरा जैसे कि मेनली लोग आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी है, लेकिन मैं मेनली फोकस करता था रिवीजन पे, कंटेंट पे, कि कितना मैं, क्योंकि अगर मुझे याद रहेगा, रिवीजन रहेगा, तो मैं कर लूँगा। तो मेनली मैं उसी पे फोकस करता था, और उसके मेरे मेंस में पिछले बार ही अच्छे मार्क्स आए थे, इस बार भी अच्छे हैं। तो मेनली यही, बस पिछले बार इंटरव्यू में बहुत कम थे। अच्छा। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके जो ऑप्शनल पेपर थे वो इंग्लिश लिटरेचर थे जी, तो इंग्लिश लिटरेचर बहुत कम स्टूडेंट के होते हैं, और सर के थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें मार्क्स कम आते थे, मतलब ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल, इस बार भी अभी भी मार्क्स आए मेरे, इस बार भी कम ही मार्क्स आए हैं, पिछली बार भी कम आए थे। अच्छा। मेरा सिलेक्शन जो हुआ है वो ऐसे और GS की वजह से हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं, ऑप्शनल चेंज कर देते हैं, कभी कोई मार्क्स नहीं आता है। मेरे को भी तो क्या ऐसा लगा था आपको भी कभी? जी बिल्कुल, मेरे को तो मेरे ज़्यादातर मतलब दोस्त और घर में भी बोलते हैं कि ऑप्शनल चेंज कर दो। अच्छा। लेकिन मुझे पता है ऑप्शनल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं, ऑप्शनल एक नए सिरे से फिर वो तैयारी करनी, नए सिरे से। और बात ऐसी है कि भले ही कम नंबर आते हैं ऑप्शनल में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश लिटरेचर ही ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी है,
अगर आप यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट देखें तो एक साल में 20 बच्चे मुश्किल से लेते हैं इंग्लिश बिल्कुल लिटरेचर। बिल्कुल। तो मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस पेपर में, तो मैं उसमें एवरेज मार्क्स ले आता हूँ और मैथ्स में बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश क्या करता हूँ, आ जाते हैं जनरल स्टडीज़ में। सो मतलब आपने रिस्क लेना सही नहीं समझा कि एक नया ऑप्शनल पेपर में जाओ और नए सिलेबस तैयार कर, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, आपको पता था कि क्या करना है इसमें। फैमिली की अगर बात करें तो उस फैमिली में आपके कौन कौन है सर? देखिए मेरी फैमिली में मेरे जो इमीडिएट फैमिली है, मेरे पापा मम्मी, मेरे भाई और मेरी भाभी हैं, और वैसे मेरे ताऊ जी हैं यहीं रहते हैं, मेरे चाचा भी यहीं रहते हैं, दादाजी मेरे साथ थे, अब उनका स्वर्गवास हो गया है। ओके। दादी हैं गांव में और एक और बड़ी मम्मी गांव में हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं। काफ़ी बड़ी फैमिली है। तो फैमिली का ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन रहा होगा इसके लिए जी। मैं अगर किसी एक को मानूं कि आप क्रेडिट देना चाहता है फैमिली, तो मैं एक और 2 कौन हो सकते हैं आपकी फैमिली? जी, अगर सिर्फ एक का ही नाम लेना है जैसे आप कह रहे हैं, तो ये चीज़ मैंने अपने एक्चुअल इंटरव्यू में भी बोली थी, यूपीएससी के एक्चुअल इंटरव्यू में। मेरे स्वर्गवासी दादाजी, तो वो एक गणित के अध्यापक थे, टीचर थे, तो ये उनका सपना था। तो मैं अगर एक इंसान का नाम लूँ जो कि उनकी तबीयत ख़राब रहे चाहे जैसी भी रहे, जब भी मुझसे बात करते थे तो मुझे प्रोत्साहन देते थे और हमेशा कहते थे कि तुम कर लोगे कर लोगे। तो सबसे बड़ा उनका योगदान है। बाकी मेरे माता पिता का और समस्त परिवार का, भाभी भाई, सबका बहुत बड़ा योगदान। सो दादाजी का सपना था कि पोता कुछ करे, और दादाजी स्वर्ग से देख रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे आपकी इस कामयाबी से, और बहुत अच्छा लगता है ये मोमेंट हर फैमिली में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। सर मैं अब एकेडमिक के बारे में बात करूंगा। आपकी शुरुआती, जैसे कि मैंने इस इंटरव्यू से पहले मैंने बात की थी सर से, आर्मी स्कूल में पढ़े, फिर ग्रेजुएशन के बारे में बताइए, ग्रेजुएशन कैसे की, उसके पहले सारी बात बताइए सर। देखिए मैंने जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं अलग अलग स्कूलों से पढ़ा हूँ, आर्मी स्कूल से, केंद्रीय विद्यालय से, दिल्ली के सरकारी स्कूल से। अच्छा। अलग अलग स्कूलों से पढ़ा हूँ, अलग अलग शहरों से, क्योंकि पिताजी आर्मी में थे और अभी रिटायर हो गए हैं। और ग्रेजुएशन मैंने DU के एक नॉर्मल से कॉलेज, मेरे लिए तो बहुत अच्छा कॉलेज है, बट कट ऑफ उसकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज है। तो मेरे 12वीं में कुछ 80-85% के आसपास आता है, 83-84%। तो नहीं, वाह नहीं, ज़्यादा नहीं है, कम ही है। तो मैं तो बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एकेडमिकली आपको बहुत हाई होना ज़रूरी नहीं है। करेक्ट। और फिर मैंने यहाँ से BA ऑनर्स किया इंग्लिश से कॉलेज में, उसमें भी मेरी परसेंटेज नॉर्मल ही थी, 66% थी। और फिर मैंने MA किया है इग्नू से। इग्नू से MA किया। हाँ। और तो आपने ग्रेजुएशन के बाद शुरुआत की थी या फिर कब की थी? ग्रेजुएशन के बाद से मैंने शुरुआत की थी। अब मैं आना चाह रहा हूँ उस ट्रिगर पॉइंट पे जब आपको लगा कि हाँ हमें सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, ये कब लगा आपको? देखिए जैसे कि मैंने बताया कि ये घर वालों का, दादाजी का, सभी का सपना तो था ही। तो एक तरह से इंडिया में वैसे भी आपके मन में ये तो रह ही जाता है कि ये बहुत बड़ी पोस्ट है। करेक्ट। और काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है इसके अंदर जाके आपको, तो ये तो हमेशा से ही पता था। लेकिन जब ग्रेजुएशन मैंने कर लिया तो मुझे ये था कि मैं इंग्लिश ऑनर्स का ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जिस चीज़ के बारे में बचपन से सुनते आए हैं और जो इंटरेस्ट भी है, क्योंकि मैं अक्सर पढ़ते रहता था सिविल सर्वेंट्स के बारे में न्यूज़पेपर में और अदरवाइज़ भी, तो एक जो उनका इम्पैक्ट है, तो उसकी वजह से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। और मन में यही था कि अगर पहले तो ये लग रहा था कि हो ही जाएगा, लेकिन जब शुरुआत में फेलियर होने लगे तो फिर मेरे मन में ये आया कि नहीं, मुझे कुछ और भी करना चाहिए। तो फिर मैंने साथ साथ में MA करना शुरू कर दिया। MA करना शुरू कर दिया। और एक और नौकरी में मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया था, अभी हुआ था। ओके। तो यही है कि थोड़ा बैकअप के लिए भी मैं हमेशा ट्राई करते रहता था। तो एक सर ने बहुत अच्छी बात कही, बैकअप प्लान होनी ज़रूरी है। सर ने अभी रिसेंटली होम अफेयर्स मिनिस्ट्री में इनकी सिलेक्शन हुई थी और साथ में ये UPSC की तैयारी भी कर रहे थे। सर एक चीज़, जैसे फेल्योर की बात करें तो फेल्योर रही है ऑब्वियसली, ये सर का 4th अटेम्प्ट है, तो फेल्योर रही, इसको कभी एनालाइज करने की कोशिश की, कहाँ पे कमियां थी आप में? और देखिए मैं मतलब वैसा कोई ज्ञानी टाइप का इंसान नहीं हूँ, बहुत ही नॉर्मल एकदम, जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं उन्हीं की तरह हूँ, शायद उनमें से भी कई लोगों से वीक ही। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, सबसे बड़ी चीज़ वो यही है कि आप फेलियर को कैसे हैंडल करते। करेक्ट। अभी अगर मैं फेल हो गया होता, आप लोग नहीं आए होते, कोई नहीं आया होता, तो मैं बैठ के, बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठ के दुखी हो रहे होंगे, आंसू भी बहा रहे होंगे, तो मैं भी उन्हीं में से होता। और 3 बार हो चुका है साथ मेरे साथ। तो ये है कि लेकिन बस आपको, जिसे बोला जाता है फॉल 7 टाइम्स गेट अप 8, तो बस वही है कि कैसे आपको वापस आना है। और वापस आने का मतलब यही नहीं कि आपको सिर्फ UPSC ही करना है। अगर मैं इसमें फेल हुआ हो, तो जैसे मेरा दोस्त है तो वो इसमें फेल हो गया, UPSC में फेल हो गया है, UPPCS का भी उसका वो है, उसमें भी अगर शायद नहीं होगा तो, लेकिन वो ऑलरेडी अपना ऑल्टरनेटिव करियर ढूंढने लग गया है ऑलरेडी। कई जैसे CFA फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोई कोर्स हो गया, वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई कोर्स करना चाहता है। इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ लाइफ में ढूंढनी है, कोई ना कोई बैकअप प्लान ढूंढना है, क्योंकि ये कोई श्योरिटी नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी सीटें हैं और कितने लोगों का सिलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टफ कंपटीशन है और इसमें
हार्ड वर्क तो है ही, साथ में एक लक भी, मतलब जैसा कि देखा जाता है यूपीएससी में कि लक भी फेवर करना चाहिए। बिल्कुल, मैं हर एस्पिरेंट को जो दुखी भी है जिसका सिलेक्शन नहीं है, मैं उसको ये बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के मेरे से मार्क्स भले ही कम होंगे, लेकिन उसका फैक्टर सिर्फ आपकी मेहनत नहीं थी, उसका बड़ा फैक्टर मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से वो तो ज़्यादा मैं कहूँगा कि लक फैक्टर है। बिल्कुल, डेस्टिनी और लक बहुत ज़रूरी है। कोई कितना भी बोले कि नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ मेहनत ही है, मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो लक बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्टर। ये सर ने बहुत अच्छी बात कही है। मतलब वैसे एस्पिरेंट, वैसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सर एक बहुत ही रियल एग्जांपल है आप सभी के लिए। 4th अटैम्प्ट में सर यूपीएससी निकालते हैं और कंसिस्टेंटली इन्होंने मेहनत की और हिम्मत नहीं हारा और आज इस मुकाम पे हैं। तो ऑब्वियसली आपके लिए एक लेसन है कि आप भी इसे कुछ सीखें और पेशेंस के साथ पैशन भी आपको रखना है इस फील्ड में, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। सर मैं आता हूँ आपकी स्ट्रेटजी पे। हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, एक अपनी प्लानिंग होती है कि किस तरह तैयारी करनी। चूँकि आप 4th अटैम्प्ट है तो आप यू आर इनफ मैच्योर्ड, आपने काफ़ी अच्छे से तैयारी की होगी। हम प्रीलिम्स से शुरुआत करते हैं। सर प्रीलिम्स की तैयारी जो आपने की, इसमें क्या आपकी स्ट्रेटजी रही? देखिए, मैंने ये पहले भी जो वीडियो रही है उसमें भी मैंने बोला है, सभी से बोलता हूँ, जो भी एस्पिरेंट मेरे से पूछते हैं तो मैं यही जवाब देता हूँ कि प्रीलिम्स नॉलेज से ज़्यादा आपके कॉमन सेंस का खेल है। कि आप कैसे एलिमिनेट करते हो। आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी लेकिन आप चीज़ों को एलिमिनेट कर पाओगे। मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपको स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना आना चाहिए। हाँ, थोड़े बहुत अगर ये बताना है तो स्ट्रेटजी मेरी यही रहती थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट चाहिए क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना करिए और एलिमिनेट करने की कोशिश करिए जितनी आपकी नॉलेज है उसको यूज़ करके। मेरे ख्याल से जितना पढ़ाई से ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी उस 2 घंटे की परफॉर्मेंस कितनी है, कितना फोकस करके आप कर पा रहे हो। जितना ज़्यादा घुस जाओगे उस पेपर में, जितना समझ पाओगे कि ये गलत है स्टेटमेंट, इसको हटाना है, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा सर, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि जो टेस्ट सीरीज होती है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है इसमें, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आपकी हेल्प करता है प्रिपरेशन के लिए? देखिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं लोगों को बोलता तो हूँ कि आप एमसीक्यू करिए, टेस्ट सीरीज़ करिए, लेकिन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद से मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई। अच्छा, नहीं किया आपने? फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने बहुत कम लगाए थे पेपर्स, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर पिछले 20 साल के किए हुए हैं। प्रीवियस ईयर्स, लास्ट 20 ईयर्स के आपने मैंने किए हुए, जितने भी क्वेश्चंस थे उसको मैंने एक नहीं कम से कम 5 बार किया होगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा अगर आपको किसी चीज़ से हो सकता है प्रीलिम्स में, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा आपको वैलिड पॉइंट सर की तरफ से मिल रहा है, टिप्स है कि लास्ट 20 ईयर्स तो मैंने जैसे बोल दिया कि मैंने किए हैं, आपको उतना नहीं भी करना, लेकिन आपको इजीली 10 ईयर्स तो मैं फिर भी कहूँगा बहुत ज़रूरी है। 10 ईयर्स तो आप करो ही करो। ठीक है, इससे काफ़ी फायदा होगा उसमें। बिल्कुल, मैंने तो कभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई। इस बार भी, पिछली बार भी, उसके पिछली बार भी ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे मेरे प्रीलिम्स में, लेकिन मैंने कभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है। मैं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर और बार बार वही प्रीवियस ईयर करता था, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि कमीशन किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या एलिमिनेट करना है। अच्छा, लैंग्वेज आपको समझ में आ जाती है कि किस तरीके से ट्वीक किया जा रहा है क्वेश्चंस को। करेक्ट। बिल्कुल, वो लैंग्वेज समझने के लिए, उस फ्लो में आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर इस बार क्या आपने इंटरव्यू के लिए मॉक वगैरह की? जैसे आपने बताया था पिछली बार इंटरव्यू में थोड़ा ये रहा, तो इस बार क्या मॉक वगैरह आपने दी थी इंटरव्यू की? जी, पिछली बार मैंने कोई मॉक नहीं दिया था, मेरे बहुत कम नंबर आए थे। इस बार मैंने मॉक दिया था, मेरा पहले ही दिन इंटरव्यू था, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए इंटरव्यू में। मेरे मार्क्स तो मेंस में ही अच्छे हैं, जिसकी वजह से मेरा रैंक, अगर शायद मेरे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स होते, थोड़े भी ठीक मार्क्स होते, तो मेरे और अच्छी रैंक आती, लेकिन ठीक है, मेनली मेरा मेंस का ही था। और इनफैक्ट मैं तो हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ आपको पता नहीं होता। आप जैसे मेरे को इस बार बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू भी किया था उसके बाद, तो मुझे बहुत लग रहा था कि मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन आए नहीं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आपके हाथ में मेंस है। मेंस में कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है कि आप कह सकते हैं एकदम ही यार मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था, बहुत खराब मार्क्स आए, ऐसा रेयरली होता है। लेकिन आप मेंस में मेहनत करोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। सर आपसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यूपीएससी तो करना ही है, मतलब अगर आप कर रहे हैं, बट ये हर एक एस्पिरेंट की दिली ख्वाहिश होती है कि रैंक अच्छा हो, तभी उन्हें IAS IPS ये सब। तो अच्छे रैंक लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मतलब किस एरिया को ज़्यादा फोकस करना चाहिए? यूपीएससी की जो ओवरऑल सिलेबस है, किस तरह से स्टडी बनानी चाहिए जो कि आपकी रैंक अच्छी आए? देखिए, आपके मार्क्स किसी में भी अच्छे होंगे तो आपकी रैंक अच्छी होगी। अब वो मेरे ख्याल से मेरे बताने से बेहतर ये है कि एक हर एस्पिरेंट ये समझे कि उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है, वो कहाँ मार्क्स स्कोर कर सकता है। जैसे मुझे पता था कि मेरे एसए में, एथिक्स में, इन सब में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा लाने की कोशिश करता था। इंटरव्यू में मैंने कोशिश के बाद भी मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, ठीक है। तो और रैंक की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरी लास्ट रैंक भी आएगी। 168 आ गई तो ये एक थोड़ी किस्मत की ही बात है। तो आप बस अपनी मेहनत करिए, उसके बाद जस्ट लीव इट टू योर डेस्टिनी, जो भी होता है। अब मैं बात करूँगा जैसे जनरल स्टडीज़ हो गए, ऑप्शनल तो आपने बता दिया कि आपका इंग्लिश लिटरेचर था। जनरल स्टडीज़ के लिए अगर हम बुक्स, मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे n नंबर ऑफ
स्टडी मटेरियल है, और कभी कभी एस्पिरेंट कंफ्यूज भी जाते हैं क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? अब जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एक जनरल है, एक मिथ है, सभी लोग जानते हैं, स्पेक्ट्रम हो गया हिस्ट्री के लिए। तो आप कैसे देखते हैं कि इन सभी जो एडवांस बुक है और प्लस एनसीईआरटी, इनकी जो कम्बिनेशन है इसको किस तरह से हम तैयार करें, एक सिंगल सोर्स हो आपकी प्रिपरेशन के लिए? देखिए, मेरा प्रिपरेशन क्लियर कट था। मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं कोशिश करता था कि ये मटेरियल मिल जाए, वो मटेरियल मिल जाए। ये गलती फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं भी कर चुका हूँ और सभी लोग करते हैं। आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछेंगे तो ये गलती ज़्यादातर लोग कर देते हैं कि यार ये भी मटेरियल चाहिए, वो भी। मेरे ख्याल से मेरा तो एक क्लियर कट था, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किताबें पढ़ ली थी, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, शंकर IAS। उसके बाद मैंने कोई नई किताब नहीं पढ़ी। उसके बाद मेरी पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेस्ड है इंटरनेट पे, करंट अफेयर्स पे। इंटरनेट कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो मैं उसको इंटरनेट पे पढ़ता था। अच्छा। कोई भी आप आर्टिकल सर्च करके, जैसे कोई भी टॉपिक पे मुझे पढ़ना है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी COP26 हुआ था, ये यूनाइटेड नेशंस का, तो उसका मेंस में भी क्वेश्चन आया था, दो क्वेश्चन आए थे मेंस में। अच्छा। तो सिंपल है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे गूगल किया, उसमें जो आया कर लिया। तो मैंने जैसे कि बताया कि मटेरियल पे आपको ज़्यादा नहीं जाना है। बिल्कुल। आपको ये देखना है कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है, कौन से की एरियाज हैं, किस पे क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो बस यही है। और मेनली जैसा कि मैंने बताया, किताबें तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद पढ़ी ही नहीं है। उसके बाद तो मैंने सिर्फ इंटरनेट का सहारा लिया है। और एनसीईआरटी को कैसे देखते हैं, इसकी क्या वैल्यू ऐड है प्रिपरेशन? देखिए, मुझे लगता है एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी किताब है, लेकिन इतना पेपर इतना डायनामिक हो गया कि एनसीईआरटी के बेस पे आप एग्जाम क्लियर तो नहीं कर पाएंगे, जी। लेकिन एक बेस बहुत अच्छा बन जाता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाती है। एनसीईआरटी बनाई ही इस तरीके से गई है कि आपको पढ़ने में बोर नहीं होगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो वो तो मेरे ख्याल से किसी एस्पिरेंट को सोचना ही नहीं चाहिए, आराम से पढ़ो, मजा आता है एनसीईआरटी पढ़ने में। तो बिल्कुल। एक आपकी प्रिपरेशन के दौरान एक लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जी। जैसे वो होता है ना आंसर राइटिंग, कहते हैं कि आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है जी। जो भी उसका फॉर्मेट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उस तो आप बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है आंसर राइटिंग में सर। तो आपके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी आंसर राइटिंग के लिए? देखिए, मैं आंसर राइटिंग से ज़्यादा फोकस करता था रिवीजन पे और कंटेंट पे। अच्छा। मुझे इतना अपने ऊपर थोड़ा सा ऐसा लगता था मेरे को कि मैं अगर क्वेश्चन, मुझे कंटेंट याद रहेगा क्वेश्चन का, तो मैं लिख दूंगा उसका। तो मैंने कोई, मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ इस बात को, ऐसा नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एस्पिरेंट्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना करें, बिल्कुल आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करी थी। अब ये था कि मैंने 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुका था, मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो एक्चुअल मेंस में ही हो चुकी थी, ऑलरेडी दे चुका था। तो मैं ये कहूँगा कि आप आंसर राइटिंग करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन ज़्यादा फोकस करिए आप रिवीजन पे, बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको याद नहीं रहेगा, आंसर राइटिंग भी अगर आप एक्चुअली देखो तो एक फॉर्म ऑफ रिवीजन ही है। जो आपने याद किया होता है आप उसी को लिखते हो, करेक्ट। तो वो भी एक फॉर्म ऑफ रिवीजन ही है। तो अगर आप ऐसे ही बैठ के बार बार याद कर रहे हैं जैसे हम लोग स्कूल में याद किया करते थे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे हिसाब से। सर की 2-3 पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों। वो ये है कि जैसे सर ने बताया कि प्रीवियस लास्ट 20 या 15 ईयर्स के क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं उसको ज़रूर आप देखिए। और दूसरी चीज़ है कि एक यूपीएससी एक लॉन्ग प्रोसेस है, और ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में आपको काम मिल जाए, मिलती है लोगों को, लेकिन इसमें है कि पेशेंस आपको रखनी होगी, कंसिस्टेंट रहना होगा, जैसा कि सर बता रहे थे। और आपके सामने सर हैं कि इनका 4th अटैम्प्ट है और बहुत अच्छी कामयाबी इनको मिली है। और जो भी सर ने बताई है ओवरऑल हमें उम्मीद है कि आप अपने स्ट्रेटजी में भी इसको यूज़ करेंगे। हर एक एस्पिरेंट की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, बट कुछ चीज़ें टिप्स और ट्रिक्स हर एक टॉपर्स की होती है। उसी तरह गौरव पांडे जी की गौरव सर के साथ थी। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, हो सकता है आपको चेक 1 2 3 दोस्तों, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर थैंक यू वेरी मच, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपकी फैमिली को, जो भी आपके साथ रहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आज ही के दिन रिजल्ट आई है और अभी मैं इनके घर पे ही बना रहा हूँ। देख रहे हैं आप, ये छत है, अभी बारिश हुई है तो एक अच्छा माहौल है, नीचे पूरी फैमिली मेम्बर हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं, मिठाइयाँ वगैरह भी खाएँगे। सो थैंक यू वेरी मच।